आज का हमारा टॉपिक जो है डीएनए स्ट्रक्चरल कन्फर्मेशन में वह है कि रोल ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑन द कन्फर्मेशनल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। मतलब डीएनए पर अलग अलग चीजों का क्या प्रभाव पड़ता है। आज उन सभी चीजों को सीखेंगे हम लोग। तो डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन ऑफ डीएनए हेलिक्स। डीनेचुरेशन, ठीक है, एंड रीनेचुरेशन ऑफ डीएनए हेलिक्स। कोई भी डीएनए हेलिक्स होता है तो हम सब जानते हैं कि वो जो है हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा रहता है, ठीक है। इनके बीच में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। जो हाइड्रोजन बॉन्ड नाइट्रोजनस बेसिस या न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में होता है। तो अगर हम हाइड्रोजन बॉन्ड को ओपन कर दें, दैट इज कॉल्ड डीनेचुरेशन, अर्थात रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है, कॉल्ड डीनेचुरेशन। से हम लोग डीनेचुरेशन या फिर मेल्टिंग ऑफ डीएनए कहते हैं। मेल्टिंग ऑफ डीएनए, ये टर्म डीनेचुरेशन या मेल्टिंग जो है प्रोटीन के टर्म में भी होता है। प्रोटीन में जब ये खुल जाए हाइड्रोजन बाइंड, उसे हम लोग प्रोटीन का भी डीनेचुरेशन या फिर मेल्टिंग है। अब जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होता है डीएनए, जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज है, वो एक्टिविटीज जो है अल्टर्ड होता है, अल्टर्ड ड्यू टू डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन, ठीक है। मतलब डीनेचुरेशन, इससे क्या हम समझे? इससे हम ये समझते हैं कोई डीएनए है, अभी इसमें कुछ हिस्से में डीनेचुरेशन हो गया, तो कैसे दिखेगा? देखिए, तो यहां पर आप देखेंगे ये जो हिस्सा है, यहां पर तो हाइड्रोजन बॉन्ड है, लेकिन ये जो हिस्सा है यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड ओपन हो चुका है, खुल चुका है, अर्थात ये जो हिस्सा है वो डीनेचुरेशन इसमें हो चुका है। इस चीज को जब हम समझें, इसे हम लोग बोलते हैं कि ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, और इतना दूर जो है वो क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो रीनेचुरेशन, इसको यहाँ पर ऐसे हम समझा दें, रीनेचुरेशन। और जो सिंगल स्टैंडर्ड है यहाँ पर क्या हो चुका है? डीनेचुरेशन। अब इसका क्या प्रभाव है ना? क्या इसका प्रॉपर्टी और जो डीनेचुरेशन होकर स्ट्रैंड खुला हुआ है, इसका प्रॉपर्टी सेम होगा? कौन कौन से तत्व हैं जिसका इस पर प्रभाव देखा जाएगा? जब इन सब चीजों को हम लोग स्टडी करते हैं तो हम लोग को बहुत सारी चीजों पर ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। डीनेचुरेशन कैन बी प्रमोटेड बाय, डीनेचुरेशन कैसे प्रमोट किया सकता है? टेम्परेचर द्वारा। टेम्परेचर एक बड़ा फैक्टर है जो डीनेचुरेशन कॉज करता है। डीनेचुरेशन जितने बार बोलेंगे उतने बार समझेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है ना। डीनेचुरेशन जितने बार बोलेंगे उतने बार इसका मतलब हो गया
हाइड्रोजन बॉन्ड का रिमूवल। जो सेकेंड फैक्टर होता है उसे हम लोग कहते हैं, अगर यूरिया का ट्रीटमेंट करें, यूरिया का ट्रीटमेंट भी डीनेचुरेशन को प्रमोट करता है। या फिर यूज ऑफ फॉर्मामाइड, ये सभी फॉर्मा ये सभी रिएजेंट्स हैं। अगर इनका आप यूज करते हैं तो डीएनए जो होता है डीनेचर्ड हो जाता है। अब हमें देखना है कि डीएनए की कौन कौन सी चीजें हैं जिस पर डीनेचुरेशन का असर होता है। तो हम लोग देखते हैं कि डीनेचुरेशन के लिए कुछ फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। हम लोग देखते हैं रोल ऑफ टेम्परेचर on denaturation, on the denaturation of DNA. DNA के denaturation पर टेम्परेचर का क्या रोल है? हम सब जानते हैं कि टेम्परेचर सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर में से है जो किसी भी चीज को, इस यूनिवर्स में किसी भी चीज को रेगुलेट करता है। इसमें कहीं कोई संदेह वाली बात ही नहीं। द टेम्परेचर कहते हैं वह टेम्परेचर एट विच, जिस पर डीएनए डीनेचर्स हो या फिर मेल्ट्स, ठीक है, ब्रैकेट में बोलते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स इज कॉल्ड। उस टेम्परेचर को हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग टेम्परेचर। उसका नाम हो गया मेल्टिंग टेम्परेचर। मेल्टिंग टेम्परेचर को हम लोग इस साइन से निरूपित करते हैं, टीएम। टीएम का मतलब होता है मेल्टिंग टेम्परेचर। अभी हम लोग मेल्टिंग टेम्परेचर को एक ग्राफ की मदद से ड्रॉ करते हैं। ये एब्जॉर्बेंस जो कि नैनोमीटर में होता है, ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पर स्टडी किया जाता है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ठीक है। और जो एब्सोल्यूट एब्जॉर्बेंस है न्यूक्लिक एसिड का, वह है मतलब 260 नैनोमीटर। ये एब्जॉर्बेंस होता है न्यूक्लिक एसिड का। अब जब किसी डीएनए को मेल्ट कर रहे होते हैं तो कैसे उस ग्राफ को ड्रॉ करते हैं आप देखिए। ये सिग्मोइड कर्व है, ये है सिग्मोइड कर्व। और ज्यादा ही हो गया, इसको थोड़ा सा एक बार ठीक कर लेते हैं, बहुत कर्व हो गया है। अभी ठीक, देखिए इस ग्राफ में जिस पॉइंट पर हाफ ऑफ द डीएनए जो है वो मेल्ट कर जाता है, उसे हम लोग मेल्टिंग टेम्परेचर कहते हैं। अब इसको कैसे डिफाइन करते हैं कि इसको कैसे डिफाइन करते हैं मेल्टिंग टेम्परेचर को? द टेम्परेचर
at which half of the double-stranded DNA are melted into single-stranded DNA, is called melting temperature. जब आधा डीएनए डबल स्टैंडर्ड से सिंगल स्टैंडर्ड को कन्वर्ट हो जाए, उस टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं, उस फ्रैक्शन ऑफ टेम्परेचर हम लोग क्या कहते हैं, मेल्टिंग टेम्परेचर। ये हमेशा डिफाइन करके याद रखना है, ठीक है। अब जो अगला पॉइंट है, ये जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर स्टैंडर्डाइज्ड, लेकिन यही चीज जो है कि मेल्टिंग टेम्परेचर में डिफर, ये अलग अलग हो सकता है, मे बी डिफरेंट एट इस पॉइंट पर हाइपरक्रोमिक इफेक्ट। अगर हाइपरक्रोमिक इफेक्ट देखते हैं, वहां पर इसका चेंज करता है। दूसरा, ऑप्टिकल रोटेशन, ठीक है। तीसरा, विस्कोसिटी। अब देखिए कैसे होता है। सबसे पहला जो है पॉइंट इसमें देख रहे हैं, वह देख रहे हैं हाइपरक्रोमिक इफेक्ट। हाइपरक्रोमिक इफेक्ट के बारे में हम लोग कहते हैं इंक्रीज इन एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी लाइट, इंक्रीज इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी लाइट। होता क्या है, न्यूक्लिक एसिड जो है, इसका एब्जॉर्बेंस जो है वो है 260 नैनोमीटर। आप सब लोग स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पढ़े होंगे, तो 260 नैनोमीटर वह वैल्यू है जो न्यूक्लिक एसिड को दर्शाता है। अब ये जो न्यूक्लिक एसिड को दर्शाता है, ये होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए। इस फॉर्म को ये दिखाता है। क्या है, यदि हम लोग परिवर्तन करना शुरू करें, तो परिवर्तन करना कैसे शुरू करें? यदि आप डीएनए के कैसे कैसे हो सकते हैं, देखिए, स्टेट्स ऑफ डीएनए समझिएगा। पहला, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, इसका एब्जॉर्बेंस तो 260 नैनोमीटर। सेकेंड है कि अगर वहां पर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए हो जाए, हम लोग कहते हैं कि एब्जॉर्बेंस increases by 37%। मतलब ये एब्जॉर्बेंस का वैल्यू जो है लगभग 37% बढ़ कर दिखेगा। तीसरा, इसमें क्या स्टेटमेंट है कि अगर बेस स्टॉकिंग देखा जाए, बेस स्टॉकिंग इन डीएनए, उसमें एब्जॉर्बेंस जो होता है वो डिक्रीज करता है, एब्जॉर्बेंस डिक्रीजेस।
अब देखिए डीएनए का 3 स्टेटस है, नॉर्मल डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। स्टैंडर्ड एब्जॉर्बेंस जो है, एब्जॉर्बेंस 260 नैनोमीटर। अगर सिंगल स्टैंडर्ड हो गया तो ये काफी बढ़ जाता है, 37 डिग्री तक ये बढ़ जाता है। ये मैथमेटिकली निकाल के बताया जा सकता है। अगर बेस स्टॉकिंग हो डीएनए, बेस स्टॉकिंग मतलब क्या होता है, एक बेस दूसरे बेस पर प्रॉपर्ली अरेंज हो, तो फिर एब्जॉर्बेंस जो है वो घट जाता है। अब सोचिए डीएनए का ही 3 स्टेटस है, ठीक है ना, डीएनए का ही 3 स्टेटस है, और तीनों स्टेटस में एब्जॉर्बेंस में क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। तो ये जो सेकंड वाला कंडीशन है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, हाइपोक्रोमिक इफेक्ट, हाइपरक्रोमिक इफेक्ट, हाइपरक्रोमिक इफेक्ट। तो इस प्रकार से हाइपरक्रोमिक इफेक्ट बताता है कि डीएनए के स्वरूप में बदलाव और डीएनए के एब्जॉर्बेंस पर उसका असर सीधा सीधा देखा जा सकता है, ठीक है? और उससे भी कई तरीके से हाइपरक्रोमिक को बताया जाता है, जैसे कि प्यूरिन एंड पैरामिडिन में अगर बढ़ोतरी करें किसी भी डीएनए में, प्यूरिन और पैरामिडिन को बढ़ाएं, तो भी हाइपरक्रोमिक इफेक्ट जो है वो देखा जाता है। सेकेंड पॉइंट जो है वह है डिक्रीज इन स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन, डिक्रीज इन स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन। क्या कहता है कि डीनेचुरेशन जो है, डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए हेलिक्स, ठीक है, क्या करता है, डिक्रीज करता है, डिक्रीज द ऑप्टिकल रोटेशन। ऑप्टिकल रोटेशन के बारे में हम सब जानते हैं। ऑप्टिकल रोटेशन जो होता है वो टी एंड एल के फॉर्म होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी या फिर लिवो रोटेटरी, उसको ये घटाता है अगर आप डीनेचुरेशन करते हैं। तीसरा होता है डिक्रीज इन विस्कोसिटी, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय विस्कोसिटी? Viscosity is property of liquid by virtue opposes the relative motion, of the layers of water. कहते हैं इस पानी, अगर यहाँ तक पानी भरा हुआ है, इस वाटर में कई पूरा लेयर्ड होता है, वाटर पूरा लेयर्ड होता है। आप इसको कैसे पता करते हैं? अगर आप वाटर में मान लो कि ग्लास पानी है, इसमें आप लाल रंग का इंक ऐसे डाल दें, ऐसे इंक डाल दें, तो पानी में डालने के बाद क्या होता है आप देखेंगे, ऐसे ऐसे लहर लहर कर ही धीरे 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 पूरा फैलता है। आपके मन में आएगा कि एक ही बार क्यों नहीं ये घुल गया, क्यों ये लेयर बाय लेयर हो रहा है, क्योंकि लेयर्ड होता है ये। तो जब एक लिक्विड को हम लोग घुमाना शुरू करते हैं, रोटेट कराते हैं, मान लो उस लिक्विड को रोटेट कराते हैं ऐसे, इसके सभी लेयर साथ में रोटेट करते हैं। इसलिए आप देखिएगा कि पानी का जो मतलब मूवमेंट होता है, तो अगर शीशे ग्लास में देखें तो आपको अलग अलग मूवमेंट, रोटेशन मूवमेंट जो है वो दिखता है ग्लास के अलग अलग हिस्से में, ठीक है। और सबसे पहले जो रोटेशन खत्म होता है वो नीचे में, जब रोटेशन खत्म होने लगता है तो सबसे पहले नीचे वाला खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, फिर ऊपर वाला खत्म होगा, फिर उसके बाद खत्म होगा, और तब ऊपर खत्म होता है। इसलिए आप देखते हैं कि नदी का पानी ऊपर की रफ्तार और अंदर की रफ्तार में डिफरेंसेस होते हैं। इसी को हम लोग विस्कोसिटी कहते हैं। तो डीएनए भी तो फ्लूइड मीडियम में है, इसको विस्कोसिटी शो करेगा। तो जब बोलते हैं कि डीनेचुरेशन होता है,
denaturation of DNA decreases viscosity. मतलब ये लेयर्स के बीच का जो मूवमेंट होता है उसको घटाता है। वाटर का जो लेयर है उसके बीच का मूवमेंट घटाता है। और इसका इम्पैक्ट क्या होता है? इसका इम्पैक्ट इसलिए होता है क्योंकि डीएनए जो है वो कुछ हिस्सा नेचर्ड है, कुछ हिस्सा डीनेचर्ड। तो ऑब्वियसली पानी के साथ उसका रिलेशनशिप है वो भी अलग अलग होता है। तो ये जो चीजें हैं ये हम लोग हमेशा कहते हैं कि ये चीजें हमें समझनी चाहिए। अब अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। कहते हैं भी किसी भी मतलब डीएनए में क्या प्योर बीच में नेटवर्क उड़ गया था। किसी भी डीएनए में प्यूरिन्स प्लस पैरामिडिन्स इक्वल टू 1। ठीक है, अगर मान लो प्यूरिन 65% है तो पैरामिडिन्स 35% इक्वल टू 1। तो कहने का मतलब है कि दोनों का जो सम वैल्यू होगा वो हमेशा 1 होगा। अब मान लो कि एक डीएनए में देख रहे हैं कि एग्जाम्पल एक देखिए, समझिए इसको। हम कहें एडनिन जो है वो 65%, तो बताइए थायमिन कितना होगा? तो ये बड़ा रिलेटिव टर्म है। हम जानते हैं कि एडनिन जब भी होगा तो थायमिन के साथ होगा। एडनिन अगर 65% है तो ये भी कितना होगा? 65। बार बार नेटवर्क उड़ रहा है। अगर हम कहते हैं कि ग्वानिन जो है वो 25% है तो साइटोसिन भी क्या होगा? 25%। एडेनिन कितना होगा? 25% होगा। थायमिन कितना होगा? 25% होगा। सब मिलाकर क्या होना चाहिए? 100% अर्थात 1। अब एक सवाल आता है, अगर साइटोसिन 15% है तो बताइए थायमिन कितना परसेंट? एक आसान सा मैथमेटिक्स है जिसमें हम लोग इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो साइंस में हमेशा इन सब बातों को सीखते रहना है। डीएनए का स्ट्रक्चर सबसे मेस्मराइजिंग स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर को और अपना ग्रिप डेवलप करना बहुत जरूरी है। 5' फॉस्फेट 3' OH, 5' फॉस्फेट 3' OH। ये लिखा हुआ टर्म सिर्फ टर्म नहीं है, हाँ, बल्कि ये एक विद्यार्थी के समझ को बताता है कि व्हाई दिस इज 5' फॉस्फेट एंड व्हाई इट इज 3' OH। अब इस प्रॉपर्टीज को समझना बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये सब चीजें जो लिखी जाती हैं इसके पीछे क्या मतलब होता है हमारा। तो अब पढ़ने का वक्त आ गया है एक नया टॉपिक जिसका नाम है डीएनए सिंथेसिस। डीएनए सिंथेसिस, जिसे दूसरे शब्दों में हम लोग बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, तो डीएनए रेप्लिकेशन। अब रिप्रोडक्शन एंड रेप्लिकेशन में क्या डिफरेंस है? रिप्रोडक्शन में कैरी सम वेरिएशन। रिप्रोडक्शन में अंतर आ सकता है, बट रेप्लिकेशन इज हूबहू कॉपी, इसमें अंतर नहीं आना चाहिए। सो डीएनए सिंथेसिस हमारा नेक्स्ट डे का टॉपिक होगा।